दुनिया का एक लौता करेंसी अगर आज के दिन में कोई है तो गोल्ड है। सोना का दाम आगे जाके और बढ़ेगा। 2031-32 में आपको सोना लगभग 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ के बीच में पर किलो दिखेगा। 1.5 साल में सिल्वर की भी रैली हुई, इवन गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर गया। तो इसकी वजह क्या रही? ये मैनिपुलेशन था। 100 रुपये अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसमें से आपको 30 से 40 रुपया गोल्ड एंड सिल्वर में करना चाहिए। 80% गोल्ड, 20% सिल्वर। सिल्वर। सिल्वर कभी भी लॉन्ग टर्म में आपको धोखा दे सकता है। स्विच पर आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है इंडिया के वन ऑफ द टॉप ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स में से एक एसएस आलम साहब। आलम साहब वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक। आलम भाई को लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है गोल्ड बिजनेस में। 39 साल। 39 साल का, ऑलमोस्ट 40 साल मैंने सही पकड़ा। और आलम भाई, गोल्ड पे आजकल इतनी बातचीत हो रही है और मतलब इंडिया जैसे कंट्री में पीएम का ये कह देना कि गोल्ड मत खरीदो और फिर उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देना, एक गोल्ड मैन्युफैक्चरर की नज़र से प्लस फिर एक आम जनता को भी आप जो देखते हैं, जो खरीदते हैं, उनकी नज़र से इसको कैसे देखिए, अभी हमारे पीएम ने जो अनाउंसमेंट किया है उसके लिए पब्लिक के और ज्वेलरी इंडस्ट्री में दोनों तरफ में एक पैनिक नेक्स्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है। बट मैं इसका डिकोड करके इसके पीछे का कारण पहले बताना चाहूँगा ठीक है? कि ये अनाउंसमेंट क्यों हुआ है, मोदी जी को क्यों अनाउंसमेंट करना पड़ा। देखिए, क्या था कि हम लोग कुछ चीज़ जो विदेश से निर्भर है, जैसे कि हम लोग ऑयल एंड गैस, हम लोग फर्टिलाइज़र, हमारे विदेशी सामग्री, कुकिंग ऑयल, मशीनरी, डिफेंस सामग्री, ये सारे जो चीज़ है ये एसेंशियल जो कि हम विदेश से ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। इसके ऊपर निर्भर है। और दूसरा चीज़ क्या है, गोल्ड, सिल्वर, लूज डायमंड, स्टोन, ये भी हम बाहर से मंगाते हैं, बट ये नॉन एसेंशियल है जो कि हमारे देश के ज़रूरत के लिए ज़्यादा नहीं है। ये बिना ज़रूरत का चीज़ है, इसको हम ले भी चलेगा, नहीं ले भी तो भी चलेगा, बट गैस बिना नहीं चल सकता है, बिल्कुल। ऑयल बिना नहीं चल सकता है। तो आज क्या है कि हमारे पास इतना फॉरेन करेंसी बचा ही नहीं कि हम सारे चीज़ को कंटिन्यू मंगा सकते हैं। बिल्कुल। उसका मैं एक डाटा के साथ बोलूँगा। पहले क्या था कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो रहता था वो लगभग 12 से 18 महीने का फॉरेन रिजर्व रहता था। ठीक है। आज हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो है लगभग 8 से 10 महीने का है। ओके। तो स्थिति कितना गंभीर है आज आप समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या था कि पहले हम अगर कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे, अगर 100 रुपये हम एक्सपोर्ट करते थे तो हम 140-150 रुपये का इंपोर्ट करते थे। तो क्या था, हमारा फिजिकल डेफिसिट था, हम दूसरे किसी ना किसी तरीके से हम उसको कवर करते थे। बिल्कुल। और आज अगर हम 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे, हम लगभग 170 से 200 रुपये का इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मेजर कारण क्या है कि ऑयल प्राइस एंड गैस प्राइस बढ़ने से, और दूसरा डॉलर का प्राइस कम होने से, क्योंकि हम इंडियन करेंसी हम काफ़ी कम हो गया, बिल्कुल। और 96 तीसरा पे है चले गोल्ड गए। का प्राइस भी काफ़ी बढ़ गया, जिसके वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया है। अगर देश को हमको बचाना है तो ये कदम लेना था, बट ये कदम लेने के लिए थोड़ा लेट हो गया। ओके। हो सकता है ये 3-4 महीने अगर पहले ले लेते तो अच्छा होता, बट क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहा था तो इसलिए शायद हमारे देश के जो बड़े अधिकारी है या हमारे पीएम है, उन्होंने ये कदम नहीं लिया। अभी जब कदम लिए तो यहाँ पे छोटा सा अगर रेक्टिफिकेशन होता कि पहले एक्सपर्ट्स की राय, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लीडर की उनकी ओपिनियन लेके अगर ये अनाउंसमेंट किया होता तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में या पब्लिक में पैनिकनेस नहीं क्रिएट होता। बट क्योंकि ये हो चुका है, अभी हमको इस सिचुएशन को आगे जाके पैनिकनेस को ठीक करना है। अब ये चल रहा है और इसी पे मैं आपसे आगे बात करूंगा आलम भाई। 2000 शुरू से बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 2024 से अभी तक अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना या आप उतना ही जो है वो गोल्ड हो गया है पिछले 2 साल में। तो ये जो इतना बुल रन टाइप गोल्ड में आया था, उसकी बेसिक वजह क्या रही? वो
देखिए, हम देख रहे हैं कि लगभग 1.5 साल में सोने का जो दाम है वो रुक ही नहीं रहा है, बिल्कुल। लगभग डबल हो चुका है। इसका पीछे कारण 3 है। एक है कि एक रसिया और यूक्रेन का युद्ध, ठीक है। दूसरा जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, तीसरा अभी जो हाल ही में अमेरिका और इजराइल और रसिया ईरान का युद्ध चालू हुआ, वो एक कारण है। इसको छोड़ के और एक बड़ा कारण है ठीक है। जो कि लोगों को कम मालूम है, वो है कि एक टाइम क्या था कि लोग अपने फॉरेन रिजर्व में ज़्यादातर क्या करते थे, लोग अमेरिकन डॉलर रखते डॉलर थे रखते थे। या अमेरिकन बॉन्ड रखते थे। ठीक है। अभी ये ट्रम्प साहब आने के बाद है ना, और ट्रम्प साहब का हरकत देख के लोगों का क्या हुआ भरोसा कि नहीं है। अमेरिका के ऊपर और ट्रम्प के ऊपर भरोसा टूट गया। बिल्कुल। लोग रात को सोचेंगे, सोएंगे और सुबह क्या होगा किसी को नो मालूम नो। नहीं है। तो जितने भी देश है, सारे देश ने क्या किए, अपना गोल्ड रिजर्व जो है उनको बढ़ाने का कोशिश किया, और नेशनल बैंक में भी अपना गोल्ड का पोर्टफोलियो को बढ़ाया, और साथ बहुत सारे हेजिंग फंड है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने भी गोल्ड के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और पब्लिक ने भी गोल्ड के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किया। इसी कारण से गोल्ड कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। मतलब में वेडिंग सीजन आने वाला है, पीएम ने अपील कर दी है गोल्ड ना खरीदें, और गोल्ड महंगा हो गया एक तरीके से। तो क्या लगता है आपको कि क्या लोग रुकेंगे उससे, या फिर एक आम बंदे को क्या एडवाइस है आपकी, जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं, जिनकी ज़रूरत है एक तरीके से? देखिए, मैं आम नागरिक को मैं बोलूँगा, उनको रुकने का जरूरत नहीं, बट उनको कुछ स्टेप लेने का जरूरत है। ठीक है। स्टेप क्या लेना जरूरत है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी है जो कि यूज में नहीं आ रहा है हम्म। या डैमेज है, उनको जाके दुकान में दे के नया ज्वेलरी बनवा ले, या लो प्योरिटी ज्वेलरी जैसे कि 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट की ज्वेलरी खरीदे वो, या उनके पास अगर कुछ बुलियन है या कॉइन है, उसको दे के ज्वेलर से अपना ज्वेलरी खरीद ले या बनवा ले। अगर ये करेंगे, अगर उसके बाद भी अगर उसको थोड़ा ज़रूरत है, तो वो अपना जो भी सेविंग पैसा है, पैसे से ज्वेलरी खरीदे। इंडस्ट्री में आज के दिन में भी इतना सोना है कि 6 महीने तक अगर इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट नहीं भी होगा, तो भी इंडस्ट्री के पास इतना गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री के पास इतना गोल्ड होल्डिंग है कि 6 महीने तक इंडिया की डिमांड पूरा हो सकता है। ओके, जैसे आप कह रहे थे कि सर्कुलेशन में ले आए, जो अपने पास गोल्ड पड़ा है उसको सर्कुलेशन में लेके आए। उनका सर्कुलेशन में तो ला ही सकते हैं, बिल्कुल। बट इंडस्ट्री में मतलब शोरूम के पास, होलसेलर के पास, मैन्युफैक्चरिंग के पास जो सोना पड़ा है वो भी काफ़ी बड़े तादाद में पड़ा है। इसके छोड़ के भी मैं आम पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके पास जो भी बुलियन या कॉइन इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट में है, या जो भी ज्वेलरी नॉन यूज या डैमेज फॉर्मेट में है, उसको अगर वो मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच दे, तो वो एक देश का भला हो जाएगा, देश हित में काम हो आएगा। अगर उनको बेचना नहीं है, भाई मेरा सोना है, भाई बिल्कुल। मेरे को बेचना नहीं है, बिल्कुल। तो क्या करना है, फिर क्या करना है कि मैं, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लाता है, उस स्कीम के तहत बैंक में या एनबीएफसी में या रिटेल के पास मैं डिपॉजिट करा दूं। डिपॉजिट का मतलब यह है कि जैसे आपके घर में सपोज करें 10 लाख रुपए पड़ा है, वो 10 लाख रुपए आपका कोई काम के आएगा? बिल्कुल नहीं। खाली पड़ा है, उसके जगह 10 लाख रुपए का गोल्ड। नहीं, खाली अच्छा, खाली। कैश में, ठीक है, ओके ओके, कैश। कैश अगर 10 लाख रुपए आपके ठीक। पास पड़ा है, ठीक। तो क्या करें, अगर उस कैश को अगर बैंक में आप डाल दे तो क्या होता है, हाँ, वो क्या बढ़ आपको जाएगा। इंटरेस्ट भी मिलेगा बिल्कुल। और देश हित में भी काम आएगा और सर्कुलेशन में आएगा। ठीक है। ऐसे गोल्ड को भी सर्कुलेशन में लाने के लिए हर आम आदमी को अपना जो नॉन यूजेबल गोल्ड है उनको सर्कुलेशन में लाने के लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ये देश हित के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। देश को बचाने का जिम्मेदारी खाली सरहद में जो खड़ा है सिपाही, उनके हाथ में नहीं है। हम इस देश के 140 करोड़ नागरिक, जो कि इस देश, अगर हम इस देश को प्यार करते हैं, इस देश को देशभक्त हैं, तो हम सबको ये फर्ज निभाना पड़ेगा कि देश अभी तकलीफ में है और देश को बचाने के लिए हम थोड़ा बलिदान दें और थोड़ा प्रयास करें। अलम भाई, लेकिन गोल्ड से ना एक अटैचमेंट है, मतलब हर किसी को है, लेकिन इंडियन सब इधर सबकॉन्टिनेंट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है।
और प्लस वो क्योंकि फिएट करेंसी की वजह से इतना डिप्रिसिएशन होता है करेंसी में, वो मतलब वो जायज़ भी है क्योंकि करेंसी इतनी डिप्रिशिएट हो रही है। डॉलर देखिए, जब से डॉलर आया था तब से अब तक 99% डिप्रिशिएट हो गया है और गोल्ड का उन्होंने हटा दिया था वो। तो ये सिचुएशन है, तो इसमें एक फिएट करेंसी वाला एंगल भी आता है कि एक्चुअली में गोल्ड और सिल्वर ही असल करेंसी है और ये सब कुछ फिएट में है, ये आता है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको गोल्ड बेचना नहीं है ठीक है, तो मत बेचो। ठीक। आप क्या करो, आपका जो अनयूजेबल गोल्ड है उसको आप गवर्नमेंट के स्कीम के तहत ठीक है। आप बैंक में या एनबीएफसी फर्म में या जो भी ज्वेलर्स को लाइसेंस मिलेगा उनको पास हुँ, जमा कर दो। या तो क्या करो, आपके जो जानने वाला ज्वेलर्स है उनको लोन दे दो। ओके। मतलब जैसे हम पैसा लोन देते हैं ऐसा गोल्ड उनको लोन दे दो, ताकि आपका गोल्ड सर्कुलेशन में आ जाए, आपको भी फायदा मिले, देश को भी फायदा मिले और ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी फायदा मिले। मतलब मैं, चलिए अब बात करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ पे जो लोगों को रहता है कि गोल्ड कहाँ तक जाएगा, क्या चल रहा है एज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सवाल मेरा ये होगा कि जिन लोगों को गोल्ड खरीदना है इन्वेस्टमेंट के लिए और वो देख रहे हैं कि डॉलर के साथ क्या हो रहा है, रुपये कितना डिप्रिशिएट कर रहा है, तो गोल्ड एक सेफ हेज है ऐसी सिचुएशन में जब लड़ाई हो रही हो या कुछ भी रहो, तो उसने एक प्रूव किया अपने आप को लॉन्ग टर्म में हेज ऑफ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज रहा है। तो इस सिचुएशन में आज अगर किसी को गोल्ड खरीदना है, तो क्या बेस्ट टाइम है गोल्ड खरीदने का? मेरे हिसाब से गोल्ड अभी थोड़ा नीचे आने का चांसेस है। गोल्ड अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा उसका कोई ये नहीं, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल कारण से ऑयल एंड गैस का दाम जो बढ़ रहा है। अगर ऑयल गैस का दाम इस तेज़ी से साथ बढ़ा तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा। बट लॉन्ग टर्म में मैं गोल्ड को देख रहा हूँ कि अगर यहाँ से 5 साल में और जोड़ लूँ तो 2031-32 में आपको सोना लगभग 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच में पर किलो दिखेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में अगेन गोल्ड का जो फ्यूचर है वो ब्राइट दिख रहा है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे इन्वेस्टर्स किस तरीके से खरीदें? एक तो होता है अलमई कि लोग लमसम बाय कर लेते हैं जाके, जिनके पास पैसा है, मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो वो जाएगा गोल्ड ले लेगा अभी जाके, या फिर ऐसा आप कह रहे हैं कि नीचे भी आ सकता है। तो इसमें एक तरीका होता है डीसीए करने का, मान लीजिए एसआईपी करेगा, वो धीरे-धीरे करके बाय करेगा, तो क्या इस तरीके करें? आप पेपर गोल्ड खरीदो, ठीक है, फिजिकल गोल्ड की जगह पेपर गोल्ड खरीदो ना। ठीक आपका इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है। जब आपको जरूरत पड़ेगा तब उसको कैश कर लेना। तो इसमें देश में बोझ नहीं पड़ेगा। पेपर गोल्ड खरीद सकते हो। अलमई गोल्ड ईटीएफ हो गए और आपके जो फिजिकल गोल्ड हो गया प्लस डिजिटल गोल्ड हो गया, इनमें क्या फ़र्क है और कौन-सा बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए? देखो, मैं तो बोलूँगा हमेशा फिजिकल गोल्ड, बिल्कुल, क्योंकि आपका सोना आपके पास रहेगा। बिल्कुल। बट समय का तगादा ये है कि आप डिजिटल गोल्ड आप खरीद भी सकते हो, जिसमें देश को तकलीफ नहीं होगा। इनमें फ़र्क क्या होता है मतलब एक आम बंदे के लिए, ये भी प्लीज़ बताएँ? देखिए, क्या होता है कि आपने जब फिजिकल गोल्ड खरीदे तो आपने जाके दुकान में जाके गोल्ड खरीद लिया, बिल्कुल, और डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हो तो आपके बिहाफ पे कोई हेजिंग करके रखता है, ठीक है, और आप जब गोल्ड मांगते हो तो वो आपके बिहाफ पे गोल्ड खरीद के आपको दे देता है। ठीक है। यही डिजिटल गोल्ड है। और इसमें टैक्सेशन का क्या रहता है भाई? इसमें अलग अलग जो टैक्सेशन है, हर कंपनी का अलग रूल्स है। ओके, वो आपको चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन में जाके। अच्छा वो डिफरेंट इसके लिए अलग होता है। हाँ जी। फाइन। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी आजकल बहुत चल रहे हैं, लोग उनमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन दो आप कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड खरीदे, और फिजिकल गोल्ड ही एक्चुअली में गोल्ड होता है, बाद में चीज़ें रहती है, लेकिन आजकल गोल्ड म्यूचुअल फंड भी में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक पोर्टफोलियो अगर किसी का है, फॉर एग्जांपल किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसके अंदर उसके पास इक्विटीज़ भी हैं, उसके पास कुछ डेट भी है, तो उसमें गोल्ड का लोकेशन कितना होना चाहिए? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आप लगाते हो, बनाते हो, तो मैं बोलता हूँ आप 100 में से 100 रुपये अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है, उसमें से आपको 30 से 40 रुपया गोल्ड एंड सिल्वर में करना चाहिए। ओके, बट इस समय के लिए मैं बोलूँगा आप कुछ मत करो। ओके। इस समय के लिए मत करो, क्योंकि ये देश का सवाल है। क्या एक्साइज ड्यूटी ये जो बढ़ी है, आई थिंक 15% हुई है, क्या इससे गोल्ड का जो लोग खरीद रहे थे वो कम होगा? मेरे ख्याल से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बट क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहते थे, और गवर्नमेंट को लग रहा था कि अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया जाए, गोल्ड का प्राइस बढ़ा दिया जाए, गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, सिल्वर इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए,
तो सिचुएशन थोड़ा बेहतर हो सकता है। बट मेरे पास इससे और काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है प्लीज दीजिए। जो मैं आपको या आपके दर्शक को या गवर्नमेंट को बताना चाहूँगा। देखिए, पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में 1 करोड़ लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व है ज्वेलरी इंडस्ट्री में। ठीक है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री को अगर आप बर्बाद कर देंगे तो 1 करोड़ लोग और साथ में 3 से 4 करोड़ लोग इसके साथ जुड़ा हुआ है, उनका भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले हो चुका है, 1962 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आ चुका है और हमने देखा कि उसका भी प्लानिंग ठीक ना होने के कारण उसका साइड इम्पैक्ट क्या था या साइड इफेक्ट क्या था। उस टाइम पे काफ़ी लोगों को सुसाइड करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को ज्वेलरी इंडस्ट्री छोड़ना पड़ा और वहीं पे ज्वेलरी इंडस्ट्री को 2 नंबर में कन्वर्ट होना पड़ा। मतलब जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू बिल्कुल। कट डाउन हुआ और स्मगलिंग को बढ़ावा मिला और जिनको खरीदना था उन्होंने खरीदा गोल्ड। तो मेरे को लगता है कि इस बार बहुत सोच समझ के हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी, पब्लिक को भी और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोगों को भी। मेरा पहला सजेशन रहेगा कि गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप ले जिसमें हमारा देश का जो सोना है उसको सर्कुलेशन में लाया जाए। ओके। आप सुन के तज्जुब होंगे कि हमारा देश में आज लगभग 35,000 से 40,000 टन सोना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिल्कुल। सोना अगर कहीं पे है तो हमारा देश में है। बिल्कुल। यूं ही हम अपने देश को सोने का चिड़िया नहीं बोलते। ओके। तो 35,000 40,000 जो टन सोना है उसमें से लगभग 22 से 25,000 टन सोना जो है ज्वेलरी फॉर्मेट में है जो यूजेबल है। ठीक है। बट 7,500 5,000 से 7,500 टन ऐसा ज्वेलरी है जो कि यूज भी नहीं हो रहा है ओके। और जो यूजेबल भी नहीं है, वो डैमेज ज्वेलरी है। ठीक है। इसको छोड़ के हमारा देश में लगभग 5,000 से 6,000 टन सोना बुलियन कॉइन फॉर्मेट में लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होके या तो लॉकर में या तो घर में या तो तिजोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है। और 3 से लेके 5,000 टन सोना हमारे मंदिरों में, हमारे ट्रस्ट के पास पड़ा है। ओके। ये जो सोना है लगभग 12,500 से 15,000 टन सोना जो कि आज इंडिया के घरेलू यूज में नहीं आ रहा है। अगर इस सोने को हम इंडिया के सर्कुलेशन में लाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम तक हमें बहुत मामूली सा इंपोर्ट करने से भी हमारा देश का ज़रूरत पूरा हो सकता है और हमारा हो सकता है कि इंपोर्ट ना करने से भी हमारा ज़रूरत पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए मेरा गवर्नमेंट को सलाह है कि VDS स्कीम लाया जाए जो कि अनअकाउंटेड गोल्ड है या ज्वेलरी है, लोग डिक्लेयर करके कर सके, क्योंकि बहुत इसमें से जितने भी सोना है, बहुत सारा सोना जो है नंबर 2 में जिनके बिल Exactly. भी नहीं है, ये होता है। अनअकाउंटेड है। बिल्कुल होता है। तो अगर आप उनको मौका देंगे कि देश हित के लिए आप इनको बाहर निकालो और उनको थोड़ा सहूलियत देंगे तो मेरे ख्याल से वो निकालेंगे। तो VDS स्कीम लाना चाहिए। दूसरा मैं बोलूँगा कि गोल्ड मॉनिटरी स्कीम जो पहले आ चुका था, फेल हो चुका है, वापिस उसको लाना चाहिए थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा के। ओके। और गोल्ड मॉनिटरी स्कीम में पहले था खाली बैंक में गोल्ड लोग डिपॉजिट कर सकता था, इस बार बैंक के साथ साथ लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो NBFC में, और ज्वेलर्स को भी ये लाइसेंस देना चाहिए गवर्नमेंट को कि वहाँ पे भी जाके लोग अगर गोल्ड डिपॉजिट करना चाहे तो गोल्ड डिपॉजिट कर सके। ओके। इसको छोड़ के हमारा देश में रिजर्व बैंक में आज लगभग 880 टन सोना है, जिसको गवर्नमेंट POC बैंक के जरिए उस सोने को अगर सर्कुलेशन में लाया जाए तो हमको बाहर से सोना मंगाने का जरूरत नहीं। हमारा घरेलू जो सोना है उस सोने से भी हमारा घरेलू डिमांड पूरा हो सकता है।
इसको छोड़ के गवर्नमेंट को कुछ स्टेप ये भी लेना चाहिए कि जैसे गोल्ड बुलियन एंड कॉइन जो आज तक कोई भी खरीद सकता था, कोई भी बेच सकता था, अगर उनको रोक दिया जाए तो थोड़ा हमारा देश का सोना का जो डिमांड है वो कम होगा। ठीक है। दूसरा, जो हाई प्योरिटी ज्वेलरी उसको अगर थोड़ा रोकने का कोशिश किया जाए और लो प्योरिटी ज्वेलरी को ज़रा बढ़ावा दिया जाए या उसको बेचने के लिए बोला जाए। तीसरा, जो हेवी वेट ज्वेलरी उसको भी अगर थोड़ा कम करने का कोशिश किया जाए बेचना। और सबसे बड़ा चीज़ है गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ओके। क्योंकि 75 लाख लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए आर्टिजन, जिसमें से 40 से 50 लाख बंगाली आर्टिजन है। इन लोगों का कामकाज जो है ना, ये रोज़मर्रा का कामकाज के साथ ये जुड़ा हुआ है। अगर एक महीना भी इनके पास काम नहीं रहेगा तो इनको काफ़ी तकलीफ होगा। और अभी जो बंगाल में जो सबसे बड़ा विक्ट्री मिला है बीजेपी गवर्नमेंट को, इसमें ज्वेलरी आर्टिजन का एक बड़ा रोल है। ओके। तो मेरा उम्मीद है कि गवर्नमेंट ज्वेलरी एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी अच्छे कुछ काम करेंगे। पहले हम लोग इंडिया क्या था कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट में दुनिया का अव्वल नंबर में आते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया सबसे अच्छा ज्वेलरी बनाता है और सबसे सस्ता भी बनाता है। बट क्या हुआ, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि चाइना ने ज्वेलरी एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी पॉलिसी या काफ़ी बेनिफिट देने के कारण आज चाइना इंडिया के साथ काफ़ी बड़े लेवल में कंपटीशन कर रहे हैं एक्सपोर्ट में। अगर इंडिया गवर्नमेंट भी थोड़ा मैन्युफैक्चरर को, एक्सपोर्टर को थोड़ा प्रमोट करे और कुछ अच्छे पॉलिसी बनाए और कुछ बेनिफिट दे, तो घरेलू जो ज्वेलरी बनाता था वो अपना कुछ पोर्शन ज्वेलरी बना के एक्सपोर्ट भी कर सकता है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा कि हमारा देश का पैसा, फॉरेन करेंसी भी आएगा, देश का भला भी होगा। तो गवर्नमेंट को मेरा ये सलाह है कि अगर इस सारे सलाह को थोड़ा वो सुने और साथ ही एक्सपर्ट के साथ थोड़ा सलाह मशवरा करे और ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो बड़े लीडर है उनसे भी सलाह मशवरा लेके कुछ ठोस कदम उठाए ताकि इस इंडस्ट्री को बचाया जा सके। ओके। अलम भाई, क्या आपको ये लगता है कि ये टेम्परेरी मेजर है कुछ इंडस्ट्री में अंदर क्या है, जैसे आप बात करेंगे कि ये गवर्नमेंट का जो स्टेप है इम्पोर्ट ड्यूटी का, टेम्परेरी है? अगर टेम्परेरी है तो फिर कितने दिन के लिए होगा या फिर ये फिर लंबा चलेगा? देखिए, ये सारे चीज़ जो है ना, जी। इसके दो चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। एक है अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध, ठीक। और दूसरा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जी। जो कि इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ये इसका स्थिति जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ सकता है। हो सकता है ये 6 महीने में ठीक हो जाए, हो सकता है 6 साल भी लग जाए। तो इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा ताकि हम अपने देश को बचा सके और हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री को बचा सकते हैं और वो आम उपभोक्ता जो ज्वेलरी अपने ज़रूरत के लिए खरीदते हैं उनको तकलीफ ना हो ज्वेलरी खरीदने में। ठीक है। अलम भाई, मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $280 बिलियन के अराउंड था पहले, जो अभी $330 बिलियन हो गया 2026 में BFI में। और इसमें गोल्ड और सिल्वर का जो इंपोर्ट है, टोटल इंपोर्ट, वो 11% का है, जबकि क्रूड ऑयल दिखा रहा है कि 22% है। तो इसमें असली कल्प्रिट कौन है, कि मतलब गोल्ड है या फिर ऑयल है, जबकि ऑयल का जो है वो ज़्यादा है? देखिए, ऑयल, गैस, फर्टिलाइज़र या घरेलू जो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे टीवी, जी, एसी, जी। मोबाइल, डिफेंस सामग्री, ये सारे चीज़ जो है ना ये हमारे ज़रूरत की है। ठीक है। इसको आप कम करने का कोशिश कर सकते हाँ, हैं। जो आप पहले बता रहे थे, बिल्कुल हाँ, सही। जी। इसको कम करने का कोशिश कर सकते हैं, इसको आप बंद नहीं कर सकते। तो ये हमारे देश की ज़रूरत है। क्या हम कल ये चाहेंगे कि हम गाड़ी निकाले घर से और हमारे पास तेल ना हो, बिल्कुल। हम खाना पकाने का कोशिश करें और
गैस ना हो, बिना गोल्ड के तो चल जाएंगे। क्या हम एग्रीकल्चर, हम पहले भी हमारा देश में अकाली देख चुके हैं। बिल्कुल अगर एग्रीकल्चर में अगर फर्टिलाइजर ना हो तो एग्रीकल्चर जो एक टाइम में हमारा देश में हम अपना जरूरत का खाना नहीं बिल्कुल हम उगा नहीं पाते थे, अनाज नहीं उगा पाते थे। आज हम इतने सक्षम हैं कि हम इतना अनाज उगा लेते कि हम अपना जरूरत भी पूरा करते और हम एक्सपोर्ट भी करते। क्या हम रिवर्स गियर में चलना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर फर्टिलाइजर नहीं होगा, हमारा जो सॉयल है वो सॉयल क्या है, फर्टिलाइजर का आदी हो चुका है। अगर उनको हम नेचुरल फार्मिंग की ओर लेके जाएंगे तो जिस तरह श्रीलंका का हाल हुआ बिल्कुल हमारा भी वही हाल हो सकता है। तो फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है। इमीडिएट फर्टिलाइजर के जगह अगर हम नेचुरल खेती करेंगे तो हमारा जो अनाज जो हम पैदावार करते हैं उसमें काफ़ी कमी आ सकता है। तो हमें जो चीज़ की हमारी ज़रूरत है उसको हम कम नहीं कर सकते। इसीलिए गोल्ड किया। मैं एक तरीके का आपको मैं एक सजेशन दूंगा। सपोज करिए आप महीने में 10,000 आपका सैलरी है, ठीक और कल तक आप 10,000 में हर महीने का एक बजट बनाते थे। ठीक है। बट अचानक क्या हुआ कि आपका सैलरी आधा हो गया, जो कि हम देख चुके कोविड में हुआ भी बिल्कुल था, आधा हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप अपना बजट में वो नेसेसिटी को अलग करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल और जो जरूरत की चीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। बिल्कुल तो वही देश के लिए भी वही चीज़ है। फाइन। अलम भाई एक चीज, एक और डेटा था मेरे पास कि जो एवरेज मंथली गोल्ड इंपोर्ट है ना, वो 53 टन से 83 टन हो गया है जनवरी फरवरी 2026 में। तो इतना बढ़ गया है, तो ये अचानक से बढ़ा क्यों था? देखिए, जैसे ही इकोनॉमी में थोड़ा सा भूचाल आता है ठीक है। जियोपॉलिटिकल कारण से, और लोगों को लग रहा है कि सोना का दाम आगे जाके और बढ़ेगा, तो लोगों ने क्या किया, इंडियन मेंटेलिटी क्या है, हमेशा सेफ जोन में रहना चाहते हैं, बिल्कुल और उनके पास जो भी बचत होता है उनका एक पोर्शन वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करते हैं। तो इसीलिए लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड में ज़्यादा रुझान आया, और गोल्ड का इन्वेस्टमेंट उन्होंने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का कोशिश किया, और जो कल तक इंटरेस्ट नहीं लेते थे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का वो भी आज गोल्ड खरीद रहे हैं। और एक चीज और आ गई, आपने कहा कि जैसे कि ये क्रूड बढ़ रहा है, प्लस यूएस का जो ईरान के साथ ये पंगा चल रहा है, इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है, पूरा करेंसी का हमारा दिक्कत हो रही है। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लीजिए सब कुछ सेटल हो गया, यहाँ पे चीज़ें ठीक हो गई, हमारा जो INR 96 पर पहुंच गया, वो मान लीजिए थोड़ा ऊपर करके 92 पे भी आके सेटल हो गया। तब इस सिचुएशन में क्या होगा? क्या तब गवर्नमेंट ये जो है, जो मेजर्स है इनको हटाएगी और फिर से चीज़ें आम हो नॉर्मल हो जाएंगी? देखिए, ये जो सिचुएशन है अभी, ये आपातकाल सिचुएशन है, ठीक जैसे है। हमने इससे पहले कोविड में देखा था। ठीक है। कोविड में बहुत सारे स्टेप लिए थे गवर्नमेंट। हम्म। जब से सिचुएशन नॉर्मल हुआ वापिस सारे प्रतिबंध हटा दिए थे। मुझे लगता है कि जैसे ही सिचुएशन ठीक हो जाएगा, शायद गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप इसको ठीक करने के लिए भी लेंगे। अल भाई अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन देखें गोल्ड का, आपने बताया कि 5 साल 2031 तक ये 2 करोड़ पर केजी आप हिसाब से 2 बता से रहे 3 करोड़। 2 से 3 करोड़, ओके। और आलम भाई से बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले भी, तो किलो में बात कर रहे थे क्योंकि वो खुद गोल्ड मैन्युफैक्चरर है। आम आदमी 10 ग्राम में तोले में बात करता है, तो दैट इज फाइन। आलम भाई लेकिन अगर हम 10 साल का CAGR देखें गोल्ड का, तो आपको वो क्या लगता है कि वो क्या रहेगा? और प्लस अगर उसके बाद 20 साल का भी रखें, एक और लॉन्ग टर्म में जाएं, तो क्या CAGR अब गोल्ड का रहेगा? क्योंकि गोल्ड ने मतलब पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया। देखिए, मुझे जो लगता है ना, दुनिया का एक लौता करेंसी अगर आज के दिन में कोई है तो गोल्ड है। बिल्कुल गोल्ड के साथ ज्वेलरी का रेट बढ़ने का कोई बड़ा संबंध नहीं है। गोल्ड, क्योंकि सबसे बड़ा जो गोल्ड का बाहर है वो देश है। जितने भी कंट्री बाइंग करते हैं, जितने भी हेजिंग फंड है वो बाइंग करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर है वो बाइंग करते हैं, जितने भी नेशनल बैंक है वो बाइंग करते हैं। तो गोल्ड कभी भी लॉन्ग टर्म में आप इसको नीचे मत देखो, हमेशा ये ऊपर ही जाएगा। कभी शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं, थोड़ा नीचे ऊपर दिखेगा, बट ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। और गोल्ड का जो अगर आप लास्ट 20-30 साल में आप देखेंगे, 5 से लेके 8% तक रिटर्न दिया हुआ है, आगे भी यही देता रहेगा। फाइन। अल में एक चीज़ और थी कि जैसे कि अभी ये चलता है कि गोल्ड वॉर क्राइसिस जब होता है, जैसे मैंने भी कहा कि एक हेज हो जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। लेकिन अभी जब से लड़ाई हुई है ईरान और यूएस की, तो हमने देखा है गोल्ड गिरा है, जबकि सिचुएशन में जनरली चीज़ें बढ़ती हैं। और एक एक चीज़ ये आती है कि ठीक है, उससे पहले काफ़ी बड़ी रैली हुई थी, ये भी आता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि इस क्राइसिस सिचुएशन में
जनरली गोल्ड आउट परफॉर्म हर चीज को करता है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड गिरा क्यों है? जो 20% का अराउंड डिक्लाइन आया है अभी एक टॉप से, वो क्यों आया? देखिए, इसका एक ही कारण है कि ऑयल एंड गैस का जो रेट बढ़ा है, क्रूड ऑयल का, और ठीक है, जो रेट बढ़ रहा है उसके कारण ये गोल्ड का रेट गिरा है। करेंसी डेप्रिशिएशन की वजह से। नहीं, ऑयल एंड गैस ठीक का है, जो रेट बढ़ा है ना, ठीक है, पहले आप देखिए क्रूड ऑयल का क्या रेट था, 60 पे चलता था, अभी क्या है आज। 112-13। तो ये जो बढ़ा है उसके कारण ये क्रूड ऑयल के ऑपोजिट चलता है गोल्ड। ठीक है, अगर क्रूड ऑयल अगर एक जगह में हो जाएगा, सेटल हो गोल्ड जाएगा, वापस भागेगा। तो गोल्ड वापस भागेगा, गोल्ड के काफ़ी चांसेस हैं। आलम, इस सिल्वर पे भी बात कर लेते हैं। सिल्वर में मतलब ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था काफ़ी वक़्त से, जिस तरीके से अभी पिछले 1.5 साल में सिल्वर की भी रैली हुई, इवन गोल्ड को भी आउट परफ़ॉर्म कर गया। तो इसकी वजह क्या रही? ये मैनिपुलेशन था। ओके, सिल्वर ये पहली बार मैनिपुलेशन नहीं हुआ, इससे पहले भी दो बार हो चुका है। तो सिल्वर में क्या है कि फिजिकल डिमांड की जगह ये मैनिपुलेशन करके डिमांड क्रिएट किया जाता है और उसको बढ़ाया जाता है भाव। तो सिल्वर में अगर मैं बोलूँगा कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो उनको 80-20 का रूल अपनाना चाहिए। 80% गोल्ड, 20% सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर कभी भी लॉन्ग टर्म में आपको धोखा दे सकता है, ओके। गोल्ड धोखा नहीं देगा। गोल्ड कभी धोखा नहीं देगा। फाइन। आलम भाई, आप कह रहे हैं मैनिपुलेशन, तो ये मैनिपुलेशन किस तरीके से होती है और कौन लोग करते हैं? देखिए, ये कुछ कंट्री करते हैं, जैसे चाइना। ओके, इस बार तो चाइना ने मैनिपुलेशन करने का कोशिश किया। बहुत सारे बड़े हेजिंग फंड है जिनके पास बहुत सारे पावर है, जिनके पास खुद का हेजिंग किया हुआ है, वो लोग करते हैं और करके गोल्ड सिल्वर का प्राइस को बढ़ाते हैं, फिर वहाँ से डंप करते हैं। ये वही जगह चीज़ हो गया कि पंपिंग एंड डंपिंग, जैसे हम शेयर मार्केट में भी सुनते हैं बिल्कुल। पंपिंग एंड डंपिंग, ये पंपिंग डंपिंग का खेल है। तो सिल्वर को कभी भी आप अगर एक इन नेचुरल तरीके से नहीं, अगर इन नेचुरल तरीके से अगर बढ़ रहा है, तो आप सोचो कि यहाँ पे पंपिंग डंपिंग हो रहा है। और कैसे कोई बंदा आइडिया लगाया आलम भाई कि ये नेचुरल तरीके से हो रहा है? मतलब कितना सीएजीआर नॉर्मल रहता है सिल्वर के हिसाब से और कितने में वो अब नॉर्मल हो जाता है? देखिए, जब 10-15% के ऊपर अगर बढ़ता है शेयर, बिल्कुल। तो डेफिनेटली वो उसमें कोई ना कोई मैनिपुलेशन हो रहा है। ओके, अगर 10-15% से ऊपर आपको दिखे सिल्वर एक साल में अगर सीएजीआर दे रहा है, तो उसमें मैनिपुलेशन हो रही है। और गोल्ड का ऐसे एवरेज कितना रहेगा आलम भाई? गोल्ड का एवरेज क्या है कि वो अगेन जियो वो पॉलिटिकल ऊपर रुकते। गोल्ड में वो गोल्ड को मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल है। गोल्ड मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। आलम भाई, क्यों नहीं हो सकता, ये भी हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएं। गोल्ड इसलिए मैनिपुलेशन नहीं हो सकता कि गोल्ड को बहुत बड़े लेवल में हेजिंग करना या होल्ड करना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ठीक है, और पूरा दुनिया की जितनी भी कंट्री है, उनका इकोनॉमी के साथ, उनका रिजर्व के साथ गोल्ड का डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसीलिए गोल्ड को मैनिपुलेशन करना इतना इजी नहीं है, बट सिल्वर को मैनिपुलेशन करना इजी है। फाइन। तो जो लोग अभी भी सिल्वर में हैं, पिछले 2-3 महीने में आप मानिए 8-6 महीने में वो आए हैं और उन्होंने देखा एक फ्री फॉल हुआ है, ऊपर के प्राइस से नीचे आ गया सिल्वर, तो क्या वो उसमें बने रहें या फिर अपनी पोजीशन से निकल जाएं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर बहुत बड़े क्वांटिटी में है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा उसका कुछ हद तक सिल्वर वो बेच सकते हैं। और अगर उनके छोटा क्वांटिटी है और उनका 80-20 रूल अपनाया है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा रिजर्व रखो। 5-10 साल में तो उनको कोई धोखा नहीं देगा। फाइन। आलम भाई, किसी को मान लीजिए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, उसमें एक तो रियल एस्टेट भी आ गया है और एक गोल्ड और सिल्वर, इन्हीं में रखेगा वो बंदा, इक्विटी में नहीं आएगा, तो इसमें कितना कितना पोर्शन आपके हिसाब से होना चाहिए? इसमें मैं बोलूँगा अगर उनको रियल एस्टेट एंड गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में अगर उनको जाना है, तो 50-50 करना चाहिए। ठीक है, देखिए, दुनिया में दो चीज़ कभी आपको धोखा नहीं देगा। एक रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। और दूसरा गोल्ड लॉन्ग टर्म में कभी धोखा नहीं देगा। बाकी हर चीज़ आपको धोखा दे सकता है। ठीक है। आलम भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स के लिए, जो लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं, तो जो बंदा गोल्ड खरीदने जा रहा है, तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखे? आज जा रहा है, कल वो मैटर नहीं करेगा, कभी भी जा रहा है, तो किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 4 चीज़ को ध्यान रखें। जी। पहला चीज़ है कि वो BIS सर्टिफाइड हॉलमार्किंग ज्वेलरी हो। ठीक है, हॉलमार्किंग चेक करने के लिए एक 6 डिजिट का
यूआईडी कोड रहेगा एवरी ज्वेलरी में, और मैग्नीफाई गिलास से देखे उसको, देख के बीआईएस का केयर पोर्टल है उसमें जाके वो 6 डिजिट उसमें डाल के रीचेक कर ले कि उसका सोना सही है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर उसमें थोड़ा डाउट है तो आज के दिन में मैक्सिमम दुकान में गोल्ड टेस्टिंग का मशीन होता है, वहाँ पे चेक कर ले। ठीक है। और वहाँ पे नहीं है तो उनके नज़दीक बीआईएस रिकॉग्नाइज्ड एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में ठीक है। जाके प्योरिटी चेक कर ले। ठीक। तो पहला हो गया प्योरिटी। दूसरा हो गया गोल्ड रेट, उस दिन का क्या गोल्ड रेट है, इंटरनेशनल रेट क्या है, उसके साथ डॉलर का क्या रेट है, उसके साथ ड्यूटी एंड जीएसटी मिला के क्या रेट होना चाहिए, उसको सही ढंग से चेक कर ले। ठीक है। तीसरा, वेस्टेज क्या जोड़ रहे हैं, ठीक है। कि सेम ज्वेलरी अलग अलग दुकान में अलग अलग वेस्टेज लगाते हैं। ठीक है। तो आपको देखना है कि ये मैं जो ज्वेलरी ले रहा हूँ उसका वेस्टेज सही लगा रहा है या ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है। फोर्थ, मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज भी अलग अलग दुकान अलग अलग लगाते हैं। तो जब भी आप कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपको देखना है कि सेम ज्वेलरी 4 दुकान में जाके ढूंढ के देख लीजिए कि कौन ज़्यादा मेकिंग चार्ज लगा रहा है, कौन कम लगा रहा है, कौन ज़्यादा वेस्टेज लगा रहा है, कौन कम वेस्टेज लगा रहा है। ये देखने के बाद आप अपना दिमाग लगाइए और ज्वेलरी खरीदिए। फाइन। अलम भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि मेकिंग चार्जेस भी डिफरेंट लगाते हैं, प्लस वेस्टेज भी डिफरेंस इसमें भी आता है, तो ये क्यों होता है? जनरली ज्वेलरी एक ही तरीके की है और वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है, मतलब क्यों इतना डिफरेंस होता है? देखिए, ये इसमें क्या है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में जितने भी आप रिटेल दुकान देखते हो, ब्रांड देखते हो, ठीक। उसमें से मैक्सिमम लोग अपना ज्वेलरी खुद नहीं बनाते, ठीक है। वो ट्रेडर से और मैन्युफैक्चरिंग से खरीदते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक। मेरा ज्वेलरी बड़े ब्रांड में भी जाते और छोटे दुकान में भी जाते। ठीक है। सेम ज्वेलरी क्या करते हैं कि रिटेलर अपना इन्वेस्टमेंट, अपना पॉलिसी, अपना ऑपरेशन कॉस्ट, अपना ब्रांड को देखते हुए उसके अपना वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब को जोड़ के अपना वेस्टेज और मेकिंग चार्ज लगाते हैं। सपोज कर एक छोटा दुकान है, उसका ऑपरेशन कॉस्ट कम है, ठीक है। उनका इन्वेंटरी कम है, उसका ब्रांड बड़ा नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं थोड़ा कम मुनाफे में काम कर लूँगा। बड़ा दुकान है, उसका इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा है, उसका बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा हिसाब से। चार्ज करते हैं। ठीक है। अलम भाई, जैसे 2 टियर 3 टियर सिटीज में हम चले गए, छोटे टाउन्स में चले गए, तो वहाँ पे गली मोहल्ले में ज्वेलरी शॉप्स होती हैं। अक्सर लोग वहाँ भी जाके खरीदते हैं और लोग इसलिए खरीद लेते हैं वहाँ जाके कि यार वहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ का रिस्क होता है उन लोगों के लिए? देखिए, पहले रिस्क था। अच्छा। पहले क्या था, प्योरिटी का इशू था ठीक है। कि जब हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं था। आज के दिन में क्या है कि आप बड़ा दुकान से खरीदो या छोटा दुकान से खरीदो, प्योरिटी का कोई मसला नहीं है अगर वो रियल हॉलमार्किंग है तो। ठीक है। बट रियल हॉलमार्किंग आपको सही से चेक करना आना चाहिए, सही ढंग से चेक करके लीजिए। ठीक है। अलम भाई, आप खुद एक बड़े गोल्ड मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को आपकी क्या व्यूज़ रहेंगे, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं खुद बंगाली हूँ, और सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ेगा ज्वेलरी इंडस्ट्री में, कुछ तकलीफ आएगा तो हम कारीगर लोगों को पड़ेगा, ठीक है। जो आर्टिजन, जिसको हम आर्टिजन भी बोलते हैं। आज लगभग 75 लाख आर्टिजन इंडिया में, जिसमें से 40 से 50 लाख आर्टिजन है जो कि बंगाली है। तो मेरा उनको सुझाव ये रहेगा कि आप ये सिचुएशन में घबराइए मत, आप पैनिक ना होइए। पैनिक ना होके आप क्या करिए, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ज्वेलरी बनाने का कोशिश करिए और लाइट वेट ज्वेलरी बनाइए, और आप थोड़ा फोकस करिए एक्सपोर्ट के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में तो आप कर ही रहे, कर भी लेंगे आप, थोड़ा अभी एक्सपोर्ट की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। और गवर्नमेंट अगर कुछ नया पॉलिसी बनाते हैं तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसको छोड़ के भी और 2-3 मेरा सलाह है। एक, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ सिल्वर ज्वेलरी का अच्छा क्रेज़ आया है इंडिया में। तो सिल्वर ज्वेलरी ऐसा ज्वेलरी है, इंडिया में भी उसका डिमांड है और इंटरनेशनल भी डिमांड है। तो सिल्वर ज्वेलरी को मैन्युफैक्चरिंग करके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की ओर बेचने का कोशिश करिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी काफ़ी क्रेज़ आया है, तो उसका भी इंटरनेशनल भी डिमांड अच्छा है, तो उसको भी आप नेशनल और इंटरनेशनल बेचने का कोशिश करिए। और लैब ग्रो डायमंड का भी काफ़ी क्रेज़ आया है,
तो लैब ग्रो डायमंड ज्वेलरी का इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बेचने का कोशिश करिए। साथ में नेचुरल डायमंड का भी अच्छा क्रेज है, उसको भी आप नेशनल और इंटरनेशनल बेचने का कोशिश करिए। अगर थोड़ा सा आपने एक्सपोर्ट की ओर ध्यान देंगे, थोड़ा ज्वेलरी देखो, कारीगर जो है वो सोने का भी ज्वेलरी बना सकते हैं, वो चांदी का भी बना सकते हैं, वो आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, वो लैब ग्रो भी बना सकते हैं, और वो नेचुरल डायमंड की भी बना सकते हैं। खाली उसमें टेक्निकली कुछ ये इशू है, वो अलग अलग अगर कारखाना वाले उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आने वाला समय में अगर आप इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं और इंडस्ट्री आपको ये काम छोड़ के दूसरा काम आता नहीं है, तो थोड़ा सा आपको फोकस को डाइवर्ट करना पड़ेगा। डाइवर्ट करके आप थोड़ा सा प्लानिंग करिए कि कौन सा आपके लिए फेवरेबल है, किसमें आप आगे जाके कर आप स्ट्रांग बन सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा दिमाग चलाइए। अगर थोड़ा सा प्लानिंग ना हो के थोड़ा दिमाग चलाएंगे, हो सकता है आज जितने लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री में आर्टिजन है, इसको काम में दिक्कत नहीं होगा, उल्टा और लोगों को हम काम दे पाएंगे। फाइन। आलम भाई, आपने अभी लैब ग्रोन डायमंड की बात की, तो क्या जो गोल्ड है वो लैब में ग्रो नहीं हो सकता क्या? और अगर उसको बनाया जाए लैब में तो क्या मतलब क्या वो पॉसिबल है? देखिए, लैब गोल्ड बहुत सारा फेक न्यूज़ चला है। इसीलिए मैंने पूछा आपसे, लोग और बट और लोगों ने बहुत इस मन में क्वेश्चन भी है, बट मेरे को लगता है आज तक ये हुआ नहीं और आगे भी मुश्किल है, क्योंकि लैब में गोल्ड बनाना इतना इजी नहीं है और दुनिया में बहुत लिमिटेड गोल्ड है, इसीलिए गोल्ड का इतना कीमत है। हाँ, ये करना चाहिए हमें। इंडिया का गवर्नमेंट अगर थोड़ा स्टेप लेता, जैसे चाइना ने लिया है, कि इंडिया में बहुत सारा माइनिंग हम खोज सकते हैं। एग्जैक्टली। जैसे चाइना ने अभी एक माइनिंग खोजा, समुद्र के नीचे में उन्होंने एक माइनिंग खोज लिया। ओके। इंडिया ने क्या किया कि जो बाहर से आ रहे हैं ना, उसी के ऊपर ध्यान था। इंडिया में भी बहुत गोल्ड है, बट उनके ऊपर माइनिंग के ऊपर या माइनिंग खोजने के ऊपर या माइनिंग करने के ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। अगर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हमारी ज़रूरत के बहुत सारे गोल्ड हम देश के माइनिंग से भी निकाल पाएंगे। ओके, ठीक है आलम भाई, आपने पूरा इन डिटेल समझाया कि क्या करना चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग को आपने बता दिया, लेकिन ज्वेलर्स को क्या सजेशन है आपका इस सिचुएशन में? देखिए, आज के दिन में एंड कंज्यूमर के साथ कौन जुड़ा रहता है? ज्वेलरी दुकान जो है वही जुड़ा रहता है। तो मैं मेरे ज्वेलर्स भाई को मैं सजेशन दूंगा कि वो अगर थोड़ा सा प्रमोशन एंड इंसेंटिव स्कीम चलाए, पुराना ज्वेलरी बदल के नया ज्वेलरी देने के ऊपर, ठीक है। तो लोगों के घर में जो डैमेज ज्वेलरी या नॉन यूजेबल ज्वेलरी है उसको लाके वो नया ज्वेलरी लेके जाएंगे। दूसरा, अगर वो थोड़ा प्रमोशन स्कीम चलाए कि लो प्योरिटी ज्वेलरी, तो इसमें क्या होगा, ज्वेलरी तो वही होगा, मेकिंग चार्ज भी वही होगा, वेस्टेज भी वही होगा, प्रॉफिट में उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। बट क्या होगा, जो हमारे जो गोल्ड यूज है या गोल्ड इनपुट में काफ़ी हम कम कर सकते हैं। तो लो प्योरिटी में 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी बेचने का वो कोशिश अगर करते हैं तो बढ़िया रहेगा। थर्ड चीज़, अगर वो कोशिश करे कि हम हाई प्योरिटी ज्वेलरी जैसे 24 कैरेट, 23 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट ज्वेलरी हम ना बेचें या इसको कम करने का कोशिश करना चाहिए। चौथा, जो हाई वेट ज्वेलरी है उसको अगर वो कम करने का कोशिश करे, बेचना कम करने का कोशिश करे या बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। पांचवा चीज, बुलियन और कॉइन को बेचना अगर बंद कर दे तो ये देश हित के लिए होगा, देश का भला होगा। छठा चीज क्या है कि उनको मालूम है कौन सा कस्टमर के पास कितना सोना पड़ा है। अगर वो अपने कस्टमर को थोड़ा कन्विंस करेंगे कि भाई तेरे पास सोना पड़ा है, उस सोने को तू ओपन मार्केट में बेच दे या तू गोल्ड मॉनिटरी स्कीम में जमा कर दे या बीडीए स्कीम में डिक्लेयर कर दे या किसी को डिपॉजिट दे दे, या वो सर्कुलेशन में लाने के लिए अगर वो थोड़ा कन्विंस करेंगे तो लोगों का जो गोल्ड है घर पे पड़ा हुआ है या तिजोरी में पड़ा हुआ है या लॉकर में पड़ा हुआ है, उसको सर्कुलेशन में अगर थोड़ा कन्विंस करके लेके आ जाएंगे तो क्या होगा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी भला होगा। और पर्सनली मैं उनको सजेशन दूंगा 3 चीज़ कि अपना शोरूम का जो पेसेस अभी देख रहे हैं, बड़ा बड़ा शोरूम बनता है, अभी आने वाला समय में
थोड़ा छोटा शोरूम बनाने का कोशिश करें, या जो शोरूम बड़ा बन गया है उसको अगर छोटा करने का जगह है तो छोटा करने का कोशिश करें, और ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने का कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर उनका ज्वेलरी सेल कम होगा तो ऑपरेशन कॉस्ट हैवी होगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और उनका इन्वेंट्री जो है, सपोज करें उनके दुकान में 100 किलो का गोल्ड है, ठीक है। तो उसको थोड़ा कट डाउन करने का कोशिश करें। बैंक का अगर लोन है तो थोड़ा लोन चुका दे, तो ताकि उनका बोझ कम हो। तो इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट 1-2 साल में उनको तकलीफ नहीं आएगा। ठीक है। अलम भाई, आप कितना गोल्ड मैन्युफैक्चर करते हैं? मैं काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में करता हूँ, बट मैं इस समय लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग में से एक हूँ। ओके, आलम भाई ने डिस्क्लोज नहीं किया, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और आया मेरे पास, माइंड में था, पहले लेने वाला था मैं, बट अगेन यहीं पे डाल देंगे उसको, कि आलम भाई जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में इन चीज़ों में भी देखते हैं कि एज के हिसाब से डिफरेंट एलोकेशंस होते हैं। आप समझते होंगे कि यार कोई 30 साल का है वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए एलोकेशंस अलग होंगे, कोई 50 साल का है तो उसके एलोकेशंस अलग होंगे। तो क्या गोल्ड में भी ऐसे एलोकेशंस रखने चाहिए क्या, कि अगर कोई यंग बंदा है तो उसको एक सर्टेन अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में, और कोई उम्रदराज है, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के वक्त का कोई बंदा है, उसको डिफरेंट एलोकेशन होना चाहिए परसेंटेज? मेरे हिसाब से ये ना करके, आपके पास जितना सेविंग है ठीक है, उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन लगाइए। ठीक है, एज के हिसाब से लगाने का ये इंश्योरेंस में काम आएगा, ओके, बट ये इन्वेस्टमेंट में काम नहीं आता है। आपका इन्वेस्टमेंट में वही काम आता है कि आपके पास कितना सेविंग है, आपका इनकम कितना है, उसमें से खर्चा जाने के बाद आप कितना सेविंग कर पाते हो या कितना करते हो। बहुत सारे लोग, मैंने खुद देखा है मेरे लाइफ में, कोई 1 लाख का मंथली इनकम है और उनका खर्चा 1,15,000, बिल्कुल होता है, और कोई 50,000 कमाता है और वो 25,000 सेविंग कर लेता है। बिल्कुल, तो इनकम बड़ी चीज नहीं है, खर्चे के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, सेविंग आपको एक पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए। और इंडियन मेंटेलिटी क्या है, हम अमेरिकन यूरोपियन मेंटेलिटी तो है नहीं। हमारा देश में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, सेविंग के ऊपर रहना चाहते हैं। बट क्या है कि आज के दिन में यंग जनरेशन जो है, या जिसको हम जेन जी बोलते हैं, यूथ बोलते हैं, या शहरी लोग हैं, या खासकर नॉर्थ इंडियन लोग हैं, वो खर्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सेविंग को कम प्रायोरिटी बिल्कुल। देते हैं। वो पहले खर्चा हो जाता है, बाद में सोचते हैं महीने के 28 तारीख में जितना बचेगा उतना सेव करेंगे, वो कुछ नहीं बचता है। फाइन। अलम, एक चीज़ और आई, अपने बारे में आपने बताया कि आप, मतलब आपने डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन आप फिर ये तो बताएँ कम से कम कि आपने स्टार्ट कैसे किया है? सर, मेरा जो जर्नी था वो 1986 में हमने स्टार्ट किया था सिल्वर चेन मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, फिर हम बॉम्बे चले गए 1988 में, वहाँ पे हमने ज्वेलरी मेकिंग, गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग का काम सीखा। 99 से मैंने मेरा बिजनेस करियर शुरू किया, और आज मेरा इस देश में 33 सिटी में मेरा बिजनेस है, ओके, और अच्छे बड़े लेवल में मैं B2B में काम कर रहा हूँ। इंडिया के जितने भी बड़े ज्वेलर्स है या जितने भी बड़े होलसेलर है, सबके साथ या बहुत सारे लोगों के साथ मेरा बिजनेस है। फाइन। अलम भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कभी कुछ और गोल से रिलेटेड अपडेट आए तो आप फिर से हमारे साथ बैठें, एंड प्लस कुछ अगर क्वेश्चंस आएँगे तो आई विल ट्राई कि अगर कभी आप दिल्ली में हो तो आपके पास वो क्वेश्चन ज़रूर पहुँचे और उनके आंसर्स हमें आपसे मिले। शुक्रिया हमारे से कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।